नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आईआर सब्जेक्ट के साथ अब मैं हूं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए, यहाँ पर जो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में। अब 2-3 लेक्चर आप मेरा आगे का ये लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पिछले 1 वर्ष में चर्चा में रहा है वो सब आपका कवर हो जाएगा, तो आपको ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चलिए, तो पहले टॉपिक पर सीधे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए के नाम से जिसे आप जानते हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। दरअसल यूएनजीए ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर एक संकल्प अपनाया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का आग्रह किया गया है। अब एक बात और ध्यान देना है कि यह संकल्प जो है फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के लिए पात्र मानता है। अब ये सारी चीजें हुआ तो निश्चित तौर पर यह संगठन जो है वह चर्चा में रहा है। चलिए, यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा विस्तार से देखते हैं ताकि चीजों को आप समझ पाए, है ना। अब सबसे पहले चीजें ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में कोई नई सदस्य का प्रवेश होता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, उस चीजों को देखिए। सदस्यता के लिए कोई अगर देश इच्छुक है तो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के लिए जो शर्त यहाँ पर आवश्यक चीजें हैं, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। यूएनएससी के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन यहां पर जरूरी होना चाहिए। 15 सदस्य कहने का मतलब हो गया कि 5 जो अस्थायी होता है और 10 जो अस्थायी होता है ना। इसके साथ ही 5 अस्थायी सदस्य जैसे कि चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें से किसी के भी द्वारा इस संकल्प को वीटो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर इन 5 देशों को वीटो का पावर दिया गया है। अगर ये वीटो उस प्रस्ताव पे कर देते हैं तो मामला फिर खराब हो जाएगा। एक बार सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए जनरल असेंबली की बात की गई है, वहां पर फिर प्रस्तुत कर दिया जाता है। यूएनजीए में इसे अपनाने के लिए 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगा, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी बात किया जा रहा है। यूएनजीए में संकल्प अपनाए जाने के बाद वह देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर बताया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोसेस क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के विषय में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य संस्थाओं में से एक होता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी जो 193 देश होते हैं सभी के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। सितंबर हर साल आप देखते होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या अपने देश से कोई प्रतिनिधि जाते हैं, तो सितंबर में शुरू होने वाले नियमित सत्रों में सालाना ये बैठक होता है। विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा सकता है। और यूएनजीए की जो अध्यक्षता को लेकर के बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 भौगोलिक समूहों के सदस्य देशों में क्रमवार रूप से ये बदलते रहता है अध्यक्षता इसके, ठीक है। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी हमेशा ही चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में? क्योंकि भारत चाहता है कि यहां पर इसकी एंट्री हो जाए। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया इनको 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। अब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि 10 देश जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, 5 देश तो है वो अस्थायी है। तो अस्थायी जो होंगे उसका कार्यकाल जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उसमें होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में यहां पर समझा देता हूं। उत्पत्ति जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, ये ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसमें होता है। संरचना में हमने क्या कहा? 15 सदस्य होंगे, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। जो 5 अस्थायी होगा उसका चर्चा मैंने पहले भी किया, जिसके पास वीटो पावर होता है, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अब यहां पर समझिए, इन्हें सामूहिक रूप से P5 कहा जाता है ना, ये जो P5 है यही इनका नाम है। और क्यों? इनके पास वीटो पावर होता है। किसी प्रस्ताव पर ये वीटो पावर लगा देते हैं तो वह प्रस्ताव जो है रुक गया, समाप्त हो गया। 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उस 5 के अलावा, यहां पर इसको समझिए, ये सदस्य जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान के जरिए, क्या यहां पर लिखा गया है? गुप्त मतदान है।
इसके जरिए 2/3 बहुमत के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। इनके कार्यकाल की अवधि पर अगर बात करेंगे तो ये 2 वर्ष का होगा, है ना। अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2 और पूर्वी यूरोप से 1, यहां पर टोटल 10 हो गया। यूएनसी से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बाध्यकारी निर्णय लेने की इसके पास शक्ति है, जिसे सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत लागू करना ही पड़ जाता है। भारत को यूएनसी की अस्थायी सदस्यता के लिए 8 बार चुना गया है और इसका सबसे हालिया कार्यकाल जो है 21-22 रहा है। लगातार ये बातें की जा रही है कि भारत को इसमें अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य के रूप में आप इसको दर्जा दीजिए, इसका विस्तार किया जाए, ठीक है। और लगातार कई देश जो है इसका समर्थन करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, इसके विषय में जो है अब समझते हैं। भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड यानी कि GOF ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। इस डेटाबेस को जो शांति सैनिक हैं यानी कि पीस कीपर्स हैं, इनके खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने और अपराधियों को सजा दिलवाने और उस पर निगरानी करने वगैरह के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड के विषय में समझते हैं, GOF क्या है। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट, ये जो सैनिक होते हैं ना, ये ब्लू हेलमेट लगाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये देखेंगे तस्वीर में, यहाँ पर देखिए, ये सभी ब्लू हेलमेट पहने हैं ना, ये वाला, तो इसी को ब्लू हेलमेट कहा जाता है जो ये पहनते हैं। तो कई बार ब्लू हेलमेट से ही इनकी पहचान बताई जाती है। तो यहाँ पर है कि ब्लू हेलमेट के खिलाफ जो अपराध होंगे उनके लिए दोषियों को जवाबदेही तय करने और 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड की शुरुआत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक, जिन्हें ब्लू हेलमेट कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने या पुनः शांति स्थापित करने के लिए तैयार किया जाता है। कभी कभी उन्हें तैनाती वाले क्षेत्रों में जो हिंसा का सामना करना पड़ता है, निश्चित तौर पर मान लीजिए कहीं गृह युद्ध हो रहा है, जैसे सूडान चले गए, जॉर्डन गए, वहाँ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हिंसा का भी सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। अब इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। यहाँ UN पीस कीपिंग या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का त्वरित अवलोकन एक बार देखते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में अपने पीस कीपिंग प्रयासों की शुरुआत किया था और उद्देश्य क्या रखा था? संघर्ष युद्ध से शांति की ओर बढ़ने के लिए सहायता करना। सिद्धांत क्या है? पक्षकारों की सहमति, निष्पक्षता, आत्मरक्षा और मैंडेट यानी कि सौंपे गए जो कार्य हैं उसका पालन छोड़कर अन्य मामलों में बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ब्लू हेलमेट जो सबसे बड़ी पहचान इनकी बताई जाती है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नीले रंग के जो हैं वह हेलमेट पहनते हैं। इनके सैनिकों की तैनाती की अगर बात करेंगे तो जहां जहां जरूरत पड़ता है संयुक्त राष्ट्र को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संकल्प अपनाकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन की तैनाती निर्धारित करता है। इस मिशन का बजट और संसाधन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है वो मंजूर किया जाता है और पीस ऑपरेशन विभाग जो है DPO शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा प्रदान करते हैं। यह किसके द्वारा होता है? संयुक्त राष्ट्र का पीस ऑपरेशन विभाग के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल को 1988 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत का इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से ही रहा है। भारत ने बहुत सारे सैनिकों को इसमें भेजा है। एक बार तो केवल महिलाओं का एक दल भेज दिया गया था जो लाइबेरिया भेजा गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के तहत अब तक 2 लाख से अधिक जो है सैनिकों का योगदान दिया है, जो किसी भी देश की सेना के द्वारा अगर देखेंगे तो सबसे अधिक है। अब तीसरे टॉपिक पर, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, इसके विषय में समझते हैं चर्चा में क्यों रहा है। ये अपनी 60वीं वर्षगांठ जो है वह मना रहा है। इससे पहले व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता था। एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, स्थापना 1964 में। उद्देश्य क्या है? अल्प विकसित देशों एवं विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना। भारत सहित इसके जो है 195 सदस्य हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रकाशित रिपोर्ट क्या है? व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, अल्प विकसित देश रिपोर्ट आदि ये सारे रिपोर्ट जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम, इसके विषय में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, यह जो है इसके प्रथम संस्करण का आयोजन UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रथम संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम के विषय में जरा समझते हैं। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव और एक दूसरे पर निर्भरता व्यवधान के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो उसके तहत जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उस सब का समाधान करना। इंटरमॉडल
निम्न कार्बन दक्ष एवं लचीले माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए घोषणा पत्र भी ये जारी करते हैं साथ में। ठीक है, इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने का ध्यान भी इसमें दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें समझते हैं। व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो विकसित करने हेतु गाइडलाइंस जारी किया गया है। साथ ही वैश्विक व्यापार की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए UNCTAD व्यापार और परिवहन डेटाबेस लॉन्च भी किया गया है। फोकस क्या होने वाला है, फोकस क्षेत्र समझिए। विशेष रूप से लघु द्विपक्षीय विकासशील देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को और मजबूत करने पर बात की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विषय में समझते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ICC। ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं है, इसको ध्यान देना है। ICC जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को लेकर के यहाँ पर बात किया जा रहा है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और हमास नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की जो है वह मांग यहां पर किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, इससे पहले मार्च 2023 की अगर बात करेंगे तो जिस तरह से ICC ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में, आपको ध्यान होगा, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, है ना। अब ICC द्वारा अगर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है तो क्या परिणाम होता है? अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा, यदि नहीं किया जाता है तो उसकी आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य देश अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए फिर बाध्य हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC के विषय में समझते हैं। देखिए, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करता है और फिर उस पर अभियोग भी चलाता है। रोम संधि के विषय में समझ लीजिए। इस संधि को 1998 में अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आ सकता है पॉइंट। और यह 2002 में लागू हुआ था। रोम संधि वह अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना इसके द्वारा किया गया था। अपराध के प्रकार क्या हो सकते हैं? जेनोसाइड यानी कि नरसंहार हो सकते हैं, मानवता के खिलाफ अपराध हो, युद्ध अपराध हो, आक्रामकता का भी अपराध इसमें शामिल किया जा सकता है। सदस्यता को लेकर के बात करते हैं। ICC की रोम संधि जो 1998 में आया कि उसके पक्षकार देशों की संख्या कितनी है? 124 है। फिलिस्तीन 127वां तथा मलेशिया जो है 124वां पक्षकार देश बना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संधि के पक्षकार नहीं है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1998 में जो हुआ है इसके पक्षकार ये देश नहीं है। ठीक है, निर्णयों का प्रवर्तन जो है, ICC के निर्णय जो होते हैं वह पूरी तरह से बाध्यकारी होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक रहा आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है, इसको सही से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, संगठन पूछे जाते हैं। ठीक है, आने वाले भी एक लेक्चर में मैं क्या करूंगा, संगठन को और अच्छे से, कुछ संगठन बच गए हैं उसको भी समझा दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।